नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, हम समास प्रकरण की बात कर रहे थे जिसमें हमने दो समासों को पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था इतरेतर द्वंद्व समास और दूसरा हमने पढ़ा था समाहार द्वंद्व समास। और हमने दोनों समासों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत धीरे धीरे उदाहरणों के माध्यम से समझा था। उसी क्रम में आज हम समास का तीसरा और अंतिम प्रकरण पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं समास में वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि वैकल्पिक द्वंद्व समास, और इसके आगे एक पद लगा है जिसके में लिखा है वैकल्पिक। वैकल्पिक अर्थात विकल्प से मिलकर ही एक प्रत्यय लगने से वैकल्पिक रूप आपके सामने आ गया। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, मतलब आपको एक से अधिक ऑप्शन मिलते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन वहां पर जो उस समय सबसे उचित जो विकल्प होता है वो एक ही विकल्प। परीक्षा में 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से एक ही विकल्प जो होता है वो सबसे ठीक होता है। अर्थात एक समय पर एक विकल्प से ज्यादा विकल्प आप ठीक नहीं कर सकते। अगर परीक्षा हाल में आपको कोई प्रश्न पूछा गया और वहां 4 विकल्प दे दिए A, B, C और D, तो ऐसा कोई बालक नहीं होगा जो A और C सही कर दे या A और B सही कर दे। आपको हमेशा कोई एक विकल्प ही ठीक करना होगा। अर्थात इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी विकल्प की जो सार्थकता होती है वो मात्र एक होती है, उसको एक बार में ही आप ठीक कर सकते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो वैकल्पिक द्वंद्व समास आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि परीक्षाएं सभी लोग देते हैं और जो पढ़ रहे हैं ये भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में कोई भूमिका नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे उदाहरणों से बात शुरू करेंगे और उदाहरणों पर ही बात खत्म कर देंगे। और हमारा ये वैकल्पिक द्वंद्व समास का प्रकरण आज के आज हम यहीं खत्म कर देंगे। तो सबसे पहला उदाहरण लिखते हैं, सुख दुख। वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरणों को बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप वैकल्पिक द्वंद्व, आपके सामने वैकल्पिक द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व दोनों समास के उदाहरण रखे जाएंगे तो आप ये तय करने में बहुत असमंजस में फंस जाएंगे कि यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व लगाया जाएगा या यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व लगाया जाएगा। और ऊपर से जब परीक्षा के कक्ष में बैठे होते हैं तो एक प्रेशर बना होता है, उस प्रेशर में आकर हम समासों में गलतियां कर देते हैं। सुख दुख। इसी क्रम में अगर हम दूसरा उदाहरण लिख लें, दूसरा है जीत, और जीत का उल्टा है हार। तीसरा उदाहरण हम इसमें लिखें, जात कुजात। चौथा उदाहरण लिख दें, ठंडा गरम। पांचवा उदाहरण लिख दें, लड़का, इसको नहीं लिखते हैं, लाभ हानि। अभी के लिए हम सिर्फ 5 उदाहरणों को लिखेंगे और इन 5 उदाहरणों से यह समझेंगे कि आखिर इसमें किस तरह से वैकल्पिक द्वंद्व समास अप्लाई हो जाता है। जब हम सुख दुख की बात करते हैं तो हमने आपको पहले विकल्प वाली भूमिका क्यों बनाई थी, इस बात की आपको अब समझ होगी। देखिए, किसी के जीवन में या तो सुख होगा या दुख होगा। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर सुखी और एक ही समय पर दुखी नहीं हो सकता है। यहां पर मैंने जब विकल्प की बात की थी तो मैंने कहा था 4 विकल्प, लेकिन इस वैकल्पिक द्वंद्व समास में आपको मात्र 2 विकल्प मिलते हैं, या तो सुख या दुख। अगर मैं इसमें ऑप्शन लगा दूं, ए ऑप्शन में सुख लिख दिया और बी ऑप्शन पे दुख लिख दिया, अब बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे आप? या तो सुख का ऑप्शन टिक कर देंगे या दुख का ऑप्शन टिक कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपके जीवन में दुख है
तो आपके जीवन में सुख भी हो, और अगर आपके जीवन में सुख है तो आपके जीवन में दुख भी हो। अब इसमें बहुत से लोगों का ये तर्क देखने को मिलता है कि एक आदमी है और बहुत मोटा आदमी है और उसके पास में 10 करोड़ की संपत्ति है, और उस बेचारे को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का बीमारी हो गया। अब कह रहे हैं कि 10 करोड़ की संपत्ति है, चैन से नींद नहीं आती है, खा नहीं पाते हैं अपना मन का, तो उसके पास सुख तो 10 करोड़ का हो गया लेकिन दुख बीमारी का हो गया। लेकिन ये जो बीमारी का उसका दुख है ना, ये जो बीमारी का दुख है ये 10 करोड़ पे हल्का पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास बीमारी है तो बीमारी से लड़ने की सुविधाएं भी हैं उसके पास में, वो एफर्ड कर लेगा इस रुपए के माध्यम से अपना कि वो इलाज कर पाए अच्छे से अच्छे चिकित्सकों से अपना। तो ये बात उन तर्कहीन लोगों के लिए मैंने बताई जो इस बात को लेकर आ जाते हैं कि एक बार में एक ही समय पर सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार जीत हार, तो जीत हार अगर कोई इलेक्शन में लड़ता है तो या तो वो जीतेगा या हारेगा। ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक पार्टी का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, चुनाव लड़ा, वो जीत भी गया वो हार भी गया। अब कभी कभी ऐसा होता, दिल्ली में केजरीवाल पहले जीते फिर हारे फिर जीते, तो वो लेकिन प्रक्रिया पूरी दोबारा आयोजित कराई गई। एक प्रक्रिया के अंदर या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। प्रायिकता के लिए जीतने की प्रायिकता 50%, हारने की प्रायिकता 50%, या तो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं मिलेगा। जात को जात, अब जात का मतलब तो हो गया जात, और जात के आगे इन्होंने कु उपसर्ग लगा दिया तो कु का अर्थ होता बुरा। एक तो जात हो गई तो जात का मतलब निकला अच्छी जात, और एक हो गई बुरी जात। अब वो किस माध्यम में अच्छी जात और बुरी जात की बात कर रहे हैं हम इस पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस बात को जानेंगे कि या तो आपकी जात अच्छी हो सकती है या आपकी जाति बुरी हो सकती है। अब इस जाति का अर्थ इससे मत लगा लेना कि तुम किस जाति के हो और हम किस जाति के हैं। इस जाति का अर्थ निकालना कैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, एक आदमी ने सड़क पर चलने वाले कुत्ते को लात मार दी और दूसरे व्यक्ति ने उस कुत्ते को पट्टी बांध दी जहां पर उसने चोट पहुंचाई उसको, तो एक तो उसमें अच्छी जात का व्यक्ति निकल रहा है, दूसरा बुरी जात का व्यक्ति निकल रहा। इसी प्रकार ठंडा गरम, चाय पीने के लिए रखी जाए तो या तो चाय ठंडी होगी या चाय गरम होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि चाय ठंडी भी है चाय गरम भी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इतना ज्ञान होता है कि एक बर्तन में पानी भरे, उसमें एक गिलास रख दिया तो कहेंगे ये वाली चाय ठंडी होगी, ये वाली चाय गर्म होगी। होगा ऐसा भाई? तो इसमें क्या करेंगे कि ऊपर की तो चाय कम से कम गर्म है, उस चाय का तो विकल्प मिलेगा कि गर्म है, और इस चाय में विकल्प है ठंडी है। लेकिन इस चाय में नहीं कह सकते हो कि इसमें ठंडी गर्म दोनों है और इसमें ठंडी गर्म दोनों है। इस प्रकार वैकल्पिक द्वंद्व में एक विकल्प होता है, आप उस विकल्प से दूर नहीं भाग सकते हैं। लाभ हानि, कोई व्यापारी है, कोई सट्टा लगाता है, कोई एमपीएल पे खेलता है, तो या तो जीतते हैं या हारते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुझे 10 रुपए का फायदा हो गया 10 रुपए घाटा हो गया उसी मैच में, उसी खेल में, उसी व्यापार में। या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे, या तो आपको लाभ होगा या आपको हानि होगी, या कोई चीज़ ठंडी होगी या चीज़ कोई गर्म होगी। कल कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के कारण हमारा वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया था। जो अंतिम चरण में हम वैकल्पिक द्वंद्व समास के चल रहे थे, वहाँ से हम कुछ वीडियो का कुछ मिनट का जो भाग था वो छूटा हुआ है, वो भाग हम आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक साथ समग्र रूप से आपको एक ही वीडियो में ये मिल गया है। तो साथियों, हम वैकल्पिक द्वंद्व समास पे ही बात करेंगे, उसके कुछ छूटे हुए उदाहरणों की बात करेंगे। तो हम वैकल्पिक द्वंद्व समास में देख रहे थे कि हमारे पास विकल्प होता है कोई भी काम करने के लिए, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक उदाहरण लिखा था सुख और दुख, तो या तो इसके बीच में सुख या दुख, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहां पर आपके सामने एक विकल्प होता है और आपके पास या तो सुख होगा या दुख होगा, दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती हैं। तो एक चीज और याद रखना कि जब दो पदों के बीच में आपने पढ़ा, जब देखा था इतरेतर द्वंद्व समास को, तो वहां पर और लग जाता था भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन हो रहा था। देखिए, जिस तरह से सुख और दुख दो अलग चीजें हैं, ठीक उसी तरह से
भीम और अर्जुन में भी दो अलग अलग चीजें थी, लेकिन वहां पे और लग रहा था, यहां पर या लग रहा है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व समास का जो सबसे बड़ा अंतर आपको करना है, विग्रह के समय में यहां पर या का प्रयोग करेंगे और वहां पर और का प्रयोग करेंगे। इस बात को हम पूरे एक वीडियो में सिर्फ यही समझेंगे कि इतरेतर द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास के मुख्य मुख्य क्या अंतर हैं, कैसे हम इनके उदाहरणों की अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तो हम वैकल्पिक द्वंद्व समास लिख देते हैं एक बार ऊपर, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, और जिसमें हमने एक सबसे पहला ही उदाहरण देखा था, सुख और दुख। इसमें कुछ और उदाहरणों की, अन्य उदाहरणों की बात करते हैं, जिसमें अर्थ अनर्थ एक उदाहरण मिला। देखिए उदाहरण है अर्थानर्थ। अब इसको दो भागों में जब हम तोड़ेंगे तो इसको इस तरह से भी लिखा देख सकते हैं आप, अर्थ अनर्थ। तो अर्थ और अनर्थ जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये हमें मिलेगा अर्थ या अनर्थ। अर्थ या अनर्थ। अनर्थ का काम मतलब हुआ जाकर के कोई काम बिगड़ जाना, कुछ मुसीबत में पड़ जाना, या कुछ किसी भी वस्तु, अगर अर्थ के ही ट्रांसलेशन, अर्थ की अंग्रेजी हम देखते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं, तो अगर हम किसी चीज का सही ट्रांसलेशन करते तो वो अर्थ है, नहीं सही से ट्रांसलेशन करते तो वो उसका अनर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार और थोड़ा सा देखेंगे, अगर इसको अर्थ का मतलब एक इस हेतु में लिया जाता है कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उसके पीछे कोई प्रॉपर वजह होनी चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। लेकिन अनर्थ में जब यही बात देखते हैं, अनर्थ हो गया, कहते हैं अनर्थ हो गया, अनिष्ट हो गया, तो अनिष्ट के पद में, अनिष्ट के हेतु में हम अनर्थ का प्रयोग कर देते हैं। कुछ अच्छा घटित हो, हम अर्थ का प्रयोग कर देते हैं जिसके पीछे कोई हेतु होता है। तो अर्थानर्थ। ऐसे ही और इसके उदाहरण देखते हैं, कर्तव्य, कर्तव्यतर एक इसका उदाहरण मिलता है, कर्तव्य, कर्तव्यर्तव्य। ये उदाहरणों की लिखा जब आप इसको जब इसको लिखा हुआ देखते हैं, इसमें कर्तव्य थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको दोबारा से लिखे, कर्तव्य, कर्तव्य। इसका जब आप पद लिखा देखते हैं तो थोड़ा सा ये क्लिष्ट लगता है देखने में, लेकिन जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये उसी रूप में मिलेगा कि कर्तव्य डैश अकर्तव्य। और जब हम इसका विग्रह रूप में देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कर्तव्य या अकर्तव्य। तो आपने देखा यहां विकल्प मिल रहा था, जैसा कि इसके नाम से भी सामने आ रहा था कि वैकल्पिक द्वंद्व समास। यहां आपको विकल्प मिल रहा था, या तो आप कर्तव्य करते हैं या अकर्तव्य करते हैं। आपका कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, लेकिन आपने अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं करी तो वो अकर्तव्य हो गया। ऐसा एक साथ कभी नहीं होगा कि आप अपने माता पिता की सेवा भी करें और असेवा भी करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को बार बार जोर दे के आपको बता रहा हूं कि वैकल्पिक द्वंद्व समास में जो दो पद मिलते हैं, उन दोनों पदों का एक ही अर्थ निकलता है। उसमें से कोई एक ही चीज आपको तर्क संगत दिखेगी। सुख या दुख में या तो सुख होगा या दुख होगा, कर्तव्य अकर्तव्य में या तो कर्तव्य होगा या अकर्तव्य होगा, अर्थानर्थ में या तो अर्थ होगा या अनर्थ होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। हम एक दो ऐसे ही और उदाहरणों देख लेते हैं। इसी क्रम में जो अगला उदाहरण है, इधर उधर। कहते हैं ना, ज्यादा इधर और उधर की बातें मत करो। तो इधर का मतलब हो गया, मैं कह रहा हूं इधर गया है या उधर गया है, इधर गया है या उधर गया है। तो इसमें से कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसको या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर भी चला गया, एक वस्तु इधर भी चली गई और सेम वही वस्तु उसी समय पर उधर भी चली गई। इसी क्रम में उसका अगला उदाहरण है थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत। तो इसको भी जब बदलेंगे तो थोड़ा या बहुत। तो इस तरह आपने देखा कि वैकल्पिक द्वंद्व समास के जो उदाहरण मिल रहे थे उसमें आपको विकल्प देखने को मिल रहे थे। बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से आपको किसी एक विकल्प को चुनना होता था। इस तरह हमने द्वंद्व समास को 3 चरणों में पढ़ा। सबसे पहले जिसमें हमने देखा द्वंद्व समास में 3 भाग बांटे थे। सबसे पहला भाग हमने उसमें किया इतरेतर द्वंद्व, जहां अलग अलग चीजों का आभास हो रहा था। दूसरा हमें मिला क्या, समाहार द्वंद्व। और तीसरा हमें उसी में मिलता है वैकल्पिक द्वंद्व। तो इस तरह से द्वंद्व समास की भी एक श्रृंखला खत्म होती है और हमारे पास हमारा अंतिम समास बचेगा बहुब्रीहि समास, जिसके पहले हम द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व दोनों समासों को एक साथ रख करके उनका तुलनात्मक रूप से एक बार अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे कि आखिर इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या देखने को मिलता है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास आज यहाँ आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम समझेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास और इतरेतर द्वंद्व समास के बीच मूल अंतर क्या है, कहाँ से ये दोनों 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो आपसे अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।